प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यान में आपने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जो कि एकांकीकार हैं, नाटककार हैं, निर्देशक भी हैं, नाटकों के साथ में अभिनेता भी हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, आलोचक भी हैं, इस बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के कृतित्व पर विचार करेंगे और इस कृतित्व पर विचार करते हुए आपके पाठ्यक्रम में संकलित एकांकी बसंत ऋतु का नाटक पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न रचनाधर्मी साहित्यकार रहे हैं। एक नाटककार तथा रंगकर्मी के रूप में भी हिंदी नाटक और रंगमंच को अपना अमूल्य योगदान दिया है। साथ ही कथाकार, समालोचक तथा स्वतंत्र चिंतक के रूप में भी हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं को उनका योगदान रहा है। एक नाटककार तथा रंगकर्मी के रूप में वे ख्यातनाम रहे हैं, लेकिन कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में भी उनकी प्रतिभा का उतना ही परिष्कार देखा जा सकता है जितना नाटक तथा एकांकी के क्षेत्र में। डॉक्टर लाल के कृतित्व या उनके साहित्य पर एक बार नज़र डालें तो वह इस प्रकार है। इनके 28 नाटक हैं, जिनमें अब्दुल्ला दीवाना, अंधा कुआं, एक सत्य हरिश्चंद्र, कर्फ्यू, कलंकी, कजरीवन, गंगा माटी, गुरु, चतुर्भुज राक्षस, तीन आंखें वाली मछली, दर्पण, नाटक तोता मैना, नरसिंह कथा, मादा कैट्स, मिस्टर अभिमन्यु, मन्नू, यक्ष प्रश्न, रक्त कमल, रात रानी, राम की लड़ाई, व्यक्तिगत, सब रंग मोह भंग, सगुन पंछी, सूखा सरोवर, सुंदर रस, सूर्यमुख, संस्कार ध्वज। इनके 8 एकांकी संग्रह हैं। ताजमहल के आंसू, नाटक बहुरंगी, नाटक बहुरूपी, दूसरा दरवाजा, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, पर्वत के पीछे, खेल नहीं नाटक, नया तमाशा आदि। इसी प्रकार इनका कथा साहित्य भी बहुआयामी है, जिसमें उपन्यास 15 उपन्यास हैं। वो इस प्रकार हैं: धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, मन वृंदावन, बड़ी चंपा छोटी चंपा, बड़के भैया, अपना अपना राक्षस, प्रेम एक अपवित्र नदी, हरा समंदर, गोपी चंदर, श्रृंगार, वसंत की प्रतीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली। 6 कहानी संग्रह हैं। सोने आंगन रस बरसे, नए स्वर नई रेखाएं, एक और कहानी, एक बूंद जल, डाकू आए थे, आने वाला कल। जीवनी साहित्य भी इन्होंने लिखा, यानी जीवनी भी इन्होंने लिखी है। जयप्रकाश, अंधकार में एक प्रकाश, जयप्रकाश। और तीसरी है स्वराज और घनश्याम दास। इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं: नई कहानी की शिल्प, विधि का विकास, पर
विषय पर इन्होंने पीएचडी प्राप्त की थी। आधुनिक हिंदी कहानी दूसरी आलोचनात्मक कृति है। रंगमंच और नाटक की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच, पारसी हिंदी रंगमंच, रंगमंच देखना और जानना। सामयिक साहित्य है इनका आधी रात के सुबह तक, निर्मल वृक्ष का फल, हिंदू संस्कृति, सत्तावादी राजनीति। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है जिसमें गरीब परी तथा अन्य कहानियां नाम से संकलित हैं। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में अपनी कहानी लिखी है। इनके लेखन का आधार मुख्यतः समाज की जर्जरित आस्थाएं, संकीर्ण और विचार और रूढ़ियां हैं। दहेज प्रथा, श्रमिकों की समस्या, जीवन की सामान्य सुविधाओं के असमान वितरण और मूल्य ह्रास के अनेक चित्र आपके एकांकी साहित्य में विद्यमान हैं, जिनकी प्रेरणा तीव्र एवं प्रभविष्णु है। नारी की शक्ति के प्रति डॉक्टर लाल का दृष्टिकोण विश्वासपूर्ण है। चेखव और ऑस्कर वाइल्ड जैसे महान रचनाकारों का प्रभाव स्पष्टतः डॉक्टर लाल की एकांकी रचना पर देखा जा सकता है। इनकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित एकांकी है वसंत ऋतु का नाटक। इस एकांकी में डॉक्टर लाल ने वर्तमान मध्यम वर्गीय परिवारों की विडंबनापूर्ण स्थितियों का चित्रण किया है। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी और तथाकथित शिक्षित वर्ग के आडंबर से पूर्ण जीवन एवं खोखले व्यवहार पर तीखा प्रहार इन्होंने किया है। पीढ़ियों के अंतराल से वर्तमान समाज में संबंधों की टकराहट को उभारते हुए डॉक्टर लाल ने दहेज प्रथा, कन्या की बेचारगी, माता पिता के परंपराबद्ध संकीर्ण सोच को एकांकी में विचारोत्तेजक रूप में चित्रित किया है। जैसा कि इस एकांकी में पात्र हैं वो इस प्रकार है कि धर्मेंद्र है वो एकांकी का नायक है। धर्मेंद्र एकांकी का नायक है। बसंती एकांकी की नायिका है जो कि जज की लड़की है। जज हैं यशोदानंदन वाजपेयी और धर्मेंद्र यानी युवक के पिता हैं दीनबंधु शुक्ला। यह बात यहाँ से शुरू होती है कि धर्मेंद्र और वासंती साथ साथ पढ़ते हैं। पढ़ते हुए उनके मध्य में प्रेम पनप जाता है या आपस में वो प्रेम करने लगते हैं, परंतु वासंती के पिता जज हैं तो उन्हें एक साधारण परिवार के लड़के से अपनी पुत्री का विवाह नहीं सुहाता और वो धर्मेंद्र के आने जाने से भी चिढ़ते हैं, यानी धर्मेंद्र का आना जाना उन्हें कतई पसंद नहीं है। इसी का उल्लेख एकांकीकार ने कहा है कि ठीक है, युवक के शब्दों में यानी धर्मेंद्र के शब्दों में, ठीक है आप मुझसे अपनी बेटी की शादी न करते,
लेकिन मैं जब छुट्टी पाकर कुछ समय के लिए आपके घर आता था और आपके परिवार में बैठकर जब मैं बासंती से बातें करना चाहता था, तब आपको उतना भी क्यों असह्य होता था? क्यों आप अपने कमरे से बेचारी बासंती की माँ को फटकारते हुए मुझे सुनाते थे कि यह धर्मेंद्र क्यों यहाँ बैठकर सहगल के गाने गाता है? मुझे कतई पसंद नहीं है। यानी वो अपने को उपयुक्त पात्र नहीं होने के कारण धर्मेंद्र आज जो इंस्पेक्टर से होते हुए डिप्टी कलेक्टर हो गया है, और डिप्टी कलेक्टर होने पर वही जज यानी यशोदानंदन वाजपेयी अपनी पुत्री जो बासंती है उस के विवाह के लिए धर्मेंद्र के पीछे पड़ गए। यानी धर्मेंद्र से मिन्नत करते हैं, जी हजूरी करते हैं उसके पिता की, आप मेरी बेटी को अपने घर शादी करके ले आइए। तो उसी का यह ब्यौरा लेखक ने दिया है कि एक लड़का जब नौकरी पर नहीं होता है तो उस समय धर्मेंद्र की क्या स्थिति या क्या इज्जत उनके यानी यशोदानंदन लड़की के पिता की नज़रों में रहती है, वो यहाँ स्पष्ट तरीके से लेखक ने बताई है कि युवक कहता है यानी धर्मेंद्र कहता है कि हमारे समाज में ब्याह शादी मनुष्य के रिश्ते से नहीं होती। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं नौकरी के रिश्ते से, पद और भौतिक ख्यालों से। ब्याह या शादी हमारे यहाँ महज एक कर्मकांड है, एक परंपरा का पालन। यह जीवन अनुभूति, जीवन संगीत नहीं है। यानी वो खुलकर कहता है कि हमारे यहाँ विवाह है वो एक सौदे की तरह होता है। वो खुद की व्यथा को इन शब्दों में कहता है कि तब मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, एक मनुष्य मात्र। तभी आपकी निगाह में मेरी जरा भी इज्जत नहीं थी, मैं अपदार्थ था तब। आज जब मैं संयोग से डिप्टी कलेक्टर हो गया तो सहसा एकदम से मूल्यवान हो गया, गोया मैं आदमी नहीं शेयर मार्केट का भाव। तो यहाँ लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने आदमी किस प्रकार से पद के आधार पर व्यक्ति को तवज्जो देता है, तरजीह देता है, उसका यहाँ खुलासा किया है कि धर्मेंद्र कहता है कि जिस प्रकार शेयर मार्केट का भाव ऊपर नीचे होता है, वैसे ही आप पद को देखकर उसको तरजीह देते हैं, वरीयता देते हैं। यानी वो आगे कहता है कि तुम जब मैं आपके यहाँ आता था, मेरी और बासंती के भावनाओं का आपने कोई भी सत्कार नहीं किया। आप मुझे गैर जिम्मेदार और आवारा लड़का समझते थे। जब मैं एमए में सेकंड डिवीज़न पास हुआ तो आपने मेरे लिए कहा था कि यह सिर्फ क्लर्क बनेगा, और जब मैं रेलवे में इंस्पेक्टर हुआ तब आपने मेरे लिए कहा था कि रेलवे के एक मामूली इंस्पेक्टर से डिस्ट्रिक्ट जज की लड़की की शादी नहीं हो सकती। यानी यही बात है, जब धर्मेंद्र और बासंती एक दूसरे को पसंद करते हैं, धर्मेंद्र रेलवे में इंस्पेक्टर हो जाता है, तो तब यशोदानंदन वाजपेयी को डिस्ट्रिक्ट जज के पद का
ठसका रहता है और वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज की लड़की एक रेलवे के मामूली से इंस्पेक्टर से शादी करेगी? नहीं, ये इससे शादी नहीं हो सकती। तो उसी समय थोड़े दिन बाद में वो डिप्टी कलेक्टर हो जाता है और वही धर्मेंद्र यशोदा नंदन के लिए अच्छा लड़का हो जाता है। वो कहते हैं कि और बाद में काफ़ी जिद बहस के बाद धर्मेंद्र और बासंती का विवाह होता है और विवाह के समय तब धर्मेंद्र और बासंती का एक रोचक प्रसंग यहाँ आता है और वो अपने पूर्व के जीवन में देखते हैं तो धर्मेंद्र नाम मुझसे नहीं लिया जाता, यानी बासंती कहती है, तो बड़ा सीरियस नाम है। फिर उसने मेरा नाम धमधम पाव ऋतु रख दिया, धम धम पाव ऋतु। फिर मैंने भी उसका नाम यानी धर्मेंद्र ने बासंती का नाम बस बस बसंत ऋतु रख दिया। इस प्रकार दोनों के पिता और धर्मेंद्र के मध्य काफ़ी रस्साकसी होती है और रस्साकसी होने के उपरांत धर्मेंद्र है जो अंत में दहेज लेकर उसी बासंती से विवाह कर लेता है। तो इसमें दिखाया गया है कि मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग का कितना आडंबरपूर्ण जीवन है तथा खोखला व्यवहार है, उस पर ही इन्होंने यानी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने तीखा व्यंग किया है। पीढ़ियों के अंतराल से वर्तमान में संबंधों की टकराहट को उभारते हुए डॉक्टर लाल ने दहेज प्रथा, कन्या की व्यवस्था यानी जो लड़की है या युवती है उसको इच्छा अनिच्छा नहीं पूछी जाती, यानी पिता है अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का विवाह जचे जहाँ कर देता है। उसी बात को यहाँ लक्ष्मी नारायण लाल ने खोलकर बताया है। माँ बाप की परंपराबद्ध संकीर्ण सोच आदि को एकांकी में विचारोत्तेजक रूप में चित्रित किया है। उन्होंने विवाह संबंधों को तय करने की सौदेबाजी की विडंबनापूर्ण स्थिति को बहुत सटीक और मनोवैज्ञानिक ढंग से उभारा है, यानी विवाह न होकर एक सौदा हो गया है जिसमें मोल तोल होता है, बाजार के भाव से लड़के का मूल्य तय किया जाता है कि इस पद पर है तो इतनी राशि, इतनी इस पद पर है तो इतनी राशि। प्रस्तुत एकांकी एक समसामयिक सामाजिक समस्या को प्रत्यक्ष दर्शाने वाली एकांकी है। यहाँ धर्मेंद्र के माध्यम से लेखक कहलवाता भी है कि हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं नौकरी के रिश्ते से, पद और भौतिक ख्यालों से। ब्याह या शादी हमारे यहाँ महज एक कर्मकांड है जहाँ व्यक्ति का मूल्य नहीं, उसकी भावनाओं की इज्जत नहीं, वहाँ इस शादी का कोई मूल्य नहीं। किंतु धर्मेंद्र का पिता आखिरकार दहेज ऐंठ कर ही रहता है। दहेज की बात तय न हो पाने के कारण बनारस और नैनीताल वाले दोनों लड़कों से वासंती की शादी पक्की नहीं हो पाई थी। यानी बसंती के पिता जो डिस्ट्रिक्ट जज थे
उन्होंने अपनी पुत्री बसंती को धर्मेंद्र से पहले 2 लड़कों को और दिखाया था, परंतु वो थे बनारस के और नैनीताल से। दोनों लड़कों से दहेज की बात न बन पाने के कारण वो शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी में घटना, स्थान और समय की एकता का ध्यान रखा गया है, यानी जिसे संकलन त्रय कहा जाता है। एक ही समय, एक ही घटना, एक ही स्थान पर घटित हो, वह संकलन त्रय कहलाता है। उसका भी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने बखूबी ध्यान रखा है। एकांकी के अंत में दर्शकों में से पात्रों को उठकर मंच पर आना एक नवीन प्रभावशाली शैली है। इसके माध्यम से दर्शकों को एकांकी की समस्या का प्रत्यक्ष सहभागी बनाया है। संवाद संक्षिप्त, चुस्त, सार्थक, सजीव और चमत्कारपूर्ण है। इस प्रकार रामकुमार वर्मा की यह एकांकी यानी बसंत ऋतु का नाटक सफल एकांकी है, जिसमें उन्होंने सामाजिक समस्याओं को उठाते हुए मध्यम वर्ग की विडंबना का खुलासा किया है और उनके खोखले व्यवहार पर व्यंग किया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।